Hello students, how are you? I hope you all are fine students. As you all know that we are going through online classes phase. So till now we have completed 2 lessons of geography. Now from today onwards we are going to take political books. First lesson, first unit is the Indian Constitution and first part is why does a country need a constitution? वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. आज के टाइम पे विश्व के बहुत से देशों के खुद के संविधान हैं. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries that have a constitution are democratic. Means यहाँ पे जो जितने भी विश्व में देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें सबका एक संविधान है. सबका एक संविधान है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी देश हैं संसार में, उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और वो डेमोक्रेटिक हैं. जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास तो संविधान है, लेकिन जिनके पास संविधान है वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस. फर्स्ट, संविधान के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं. फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Means पहला तो ये है कि वो ऐसे आइडियल सिद्धांत नियम बनाए जिनके आधार पे किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो ये चाहें कि भाई हमें ऐसे देश में रहना है. और put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. और दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये एक संविधान जो है वो हमें ये बताता है कि फंडामेंटल नेचर कैसा है, मतलब मौलिक अधिकार वाला जो नेचर होता है फंडामेंटल, वो कैसा है सोसाइटी का. कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स दैट बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज़. कंट्री क्या है? कंट्री देश जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़, विभिन्न समुदायों के लोगों से बना है. अब विभिन्न समुदाय के लोग हैं तो उनकी भाई विश्वास भी अलग अलग होंगे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे लोग अलग अलग धर्म, जाति, प्रजाति के लोग रह रहे हैं, उनके विश्वास अलग है, मत अलग है, थिंकिंग अलग है, बिलीफ अलग है, उन सब में कभी इशू ना हो, या दे मे एग्री ऑन ऑल इशू. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे मतलब सिद्धांत और नियम बनाता है कि सभी लोग जो हैं, एक देश के सभी लोग किसी भी बात पे एग्री कर जाएं जिसमें वो चाहें कि कंट्री काम करे उनके लिए. जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, उनके अनुसार होनी चाहिए, तो वो खुद ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये नियम और सिद्धांत बना दिए गए हैं कि लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी मर्ज़ी से फैसले ले सकते हैं सरकार बनाने में. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये इंक्लूड किया जा रहा है, ये शामिल किया गया है कि किस तरीके की सरकार है, बट एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जिस पे सर्टेन आइडियल्स बताए गए हैं, नियम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, जिससे ये चाहते हैं कि भाई देश में ये सारे होने चाहिए. नाउ हैव अ लुक ओवर दिस. इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1934 में संविधान असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेन्ड मोमेंटम एंड दिस वॉज कन्वेंड इन दिसंबर 1946. तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये मतलब बना दिया
कि भाई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडियंस की, और उसमें इंडियंस ही शामिल होने चाहिए। तो ये 1946 में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। एंड द फोटो ऑन पेज 2 शोज सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान समिति के जो ये कुछ लोग जो शामिल थे उसमें, उनमें फ़ोटो दिख जाएगी, उनमें कौन कौन है। बिटवीन December 1946 एंड November 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। 1946 दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक जो संविधान समिति थी, उन्होंने एक संविधान बनाने के लिए संविधान बनाने की सोची स्वतंत्र भारत के लिए। फ्री टू शेप दैट डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। मीन्स अपनी डेस्टिनी, किस्मत अपने आप उनको अपने आप शेप दे, आकार दे 150 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश रूल से। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद अ ग्रेट आइडियलिज्म that the freedom strong struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. और उसके मतलब फ़ोटो दिया हुआ है, उसमें we will see that Prime Minister Jawaharlal Nehru was addressing the Constituent Assembly constituent members. Now let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस, अलग सिचुएशंस कैसे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस कैसे हैं नेपाल में, जो है वो उसका हमारे कंट्री से उसकी सीमा सटी हुई है, कहाँ पे, नॉर्थ में। Until recently नेपाल was a monarchy. नेपाल क्या है, मोनार्की है। और उसमें the previous constitution of Nepal which had been adopted in 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. Monarchy means India is a democratic country. Democratic country in which government is for the people, by the people and of the people. But monarchy is a government having only a single authority which was in the hand of the king. He is the only doer and worker of every activity. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. So जो नेपाल के आदमी थे, उन्होंने बेचारों ने काफ़ी शताब्दियों तक, सदियों तक डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र नेपाल में स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी बेचारों ने, और फाइनली 2006 में उनको सफलता प्राप्त हुई कि मतलब राजा के अधिकारों पर उन्होंने एंड लगा दिया, ख़त्म कर दिया। एंड दे फाइनली मेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन नेपाल। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब लोगों के पास एक न्यू संविधान बनाने के लिए नया नेपाल को दे हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उनको एक नया संविधान लिखना था नेपाल को डेमोक्रेसी बताने के लिए, नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए, प्रजातंत्र। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। और इसके पीछे रीज़न क्या था कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका पुराना संविधान था उसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें ऐसे आइडियल्स थे ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियम सिद्धांत थे ही नहीं कि मतलब जो नेपाल वासी चाहते थे। इसीलिए वो उससे अलग संविधान बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भाई जो पुराना संविधान उनका चलता आ रहा है, तो इतना वो लड़ाई लड़के आगे आए हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। और पहला वाला तो मोनार्किस्ट था कि मतलब राजा की आज्ञा से उसी को सारे वो स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, तो दे डिडंट वांट टू be continued with that old constitution. As in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. So like in football game in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, means उसके एक रूल में चेंज करने से
मतलब पूरा गेम चेंज हो जाता है। वैसे ही दे वांटेड टू मूव फ्रॉम मोनार्किस्ट गवर्नमेंट टू democratic governments, so they wanted to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. So they wanted to have a change in their life by beginning a new society living. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. In 2015 itself, the people of Nepal, they adopted a new constitution for the country. उन्होंने एक नए संविधान को अपना लिया था 2015 में नेपाल के लोगों ने। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, और इसका कैप्शन क्या था? नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, नेपाल ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और सेकेंड पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है? डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र को के बारे में बताने के लिए कि राजनीतिक तंत्र का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है देश में। एनी कंट्री हैविंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, दे वांटेड टू डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, political system of that country. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. एग्ज़ाम्पल के तौर पे नेपाल का जो पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको लोगों ने 2015 में चेंज किया, उसमें क्या दिया गया था कि जो देश है नेपाल है उस पर राजा राज करेगा और उसका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, मंत्री परिषद होगा, और वो सारे लोग ही पूरे नेपाल पर अपना अधिकार जमाएंगे, उस पर रूल करेंगे, राज करेंगे। इन कंट्रीज़ दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिसी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दीज सोसाइटीज़। अब जो कंट्रीज़ हैं जिनमें डेमोक्रेटिक फॉर्म अपनाया गया है, डेमोक्रेटिक सरकार है, प्रजातांत्रिक सरकार है, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की डिफरेंट गाइडलाइंस, विभिन्न नियम विचार बताने के लिए कि मतलब इन सोसाइटीज़ के साथ, डिफरेंट सोसाइटीज़ के में क्या करना है, कैसे उनमें काम करना है, वो सारी चीज़ें ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आती हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं भाई, हम अपने नेता चुन लेते हैं और उसके बाद जो हमारे नेता हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो हम चाहते हैं, हमारे सुख सुविधाओं के लिए, देश की प्रगति के लिए जो हम काम चाहते हैं, वो हमारे आधार पे ऑन आवर बिहाफ दे वर्क ऑन दैट टास्क। However, there is always the responsibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं कि ये जो लीडर्स है जिसे हमने चुना है वो कभी कभी अपनी जो अथॉरिटी, अपनी सत्ता है, शक्ति है, उसका मीन्स गलत उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो संविधान है वो फिर उनको ये याद दिला देता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, और उनके गलत कामों के लिए इसमें सारे मतलब रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं। दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन अ ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोस्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब ये जो ये मिसयूज़ करते हैं उनका ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया हुआ है नीचे, तो लेट अस सी दैट। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, his classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what have I done? When Mrs. Rao returns to the class, ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. Anil, you will have to stay home back after schools today, and right, I will not disobey the class monitor 100 times. But ma'am, I did not do anything. Now, as you understood what till the time I have read for you, means there is a class monitor called Suresh, and he is a bully, means he used to
मीन्स ही यूज़ टू बुली ऑलवेज़, मतलब दूसरों को तंग करने में उसको मज़ा आता है, और उसको क्लास मॉनिटर बनाया हुआ है और दूसरों को हमेशा परेशान करने की वजह से उसके क्लास वाले बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं। अब उसकी क्लास टीचर है मिसेस राव, उसने वो किसी अर्जेंट काम की वजह से उसको जाना पड़ा, तो वो उसको कह के जाती है कि भाई सुरेश मैं आऊँ तब तक तू यहाँ पे खड़े हो जा, और माइंड करवाना है, क्लास को शांत बिठाना है। तो सुरेश जो है अनिल के मज़े लेने लग जाता है, अनिल को कहता है कि आज मैं तेरी शिकायत करूँगा जब मिसेस राव आएंगी तो अनिल कहता है लेकिन मैंने किया क्या है। इतने में मिसेस राव आ जाती है और वो मीन्स अनिल ने कह दिया, सुरेश ने कह दिया कि अनिल वॉज टॉकिंग लाउडली व्हेन यू आर नॉट इन द क्लास एंड डिस्टर्बिंग द होल क्लास, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। एट दैट Mrs. Rao didn't at once ask Anil whether he had done or not. She straight away said that Anil has to leave. Anil have to stay back after the school, and he have to write. He will not disobey the class monitor 100 times. And as you can see, Anil was saying, "But ma'am, I did not do anything. I didn't do anything. I didn't do anything." And but Miss Rao didn't listen to him. This shows the type of government, monarchy or democratic government we are having nowadays or in the past time. So this is all for this class. We will read after this. Mark till here, and after this we will read in our next class. Till the time we meet in our next class, read the lesson thoroughly, underline the difficult words, and try to be safe at home. Well students, good luck.